स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अमृत क्लासेज में। आज हम लोग पास्ट टेंस के अंतर्गत पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। ठीक उसी प्रकार इसका भी नियम है, स्ट्रक्चर सेम वही है जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में होता है। फ़र्क बस इतना है कि उसमें सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों को एक साथ। पहचान: जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द लगा हो तो वह वाक्य पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का होता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, बैठा था, लेटा था, पड़ा था, खड़ा था इत्यादि शब्द यदि वाक्य के अंत में हो तो ये समझना होगा कि वह पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसमें भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के तरह कोई भी कार्य जारी रहता है, कॉन्टिन्यू रहता है। तो हम लोग एग्जाम्पल समझें। वह खा रहा था, मैं टहल रहा था, सीता किताब पढ़ रही थी, वे लोग कुएं पर बैठे थे, वह दरवाजे पर खड़ा था, वह बिस्तर पर पड़ा था। सबके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, पड़ा था, लेटा था, खड़ा था, बैठा था वाक्य के अंत में है। तो यह मुख्य रूप से पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का वाक्य है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया वाज या वेयर को लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद वर्ब वन मेन वर्ब में मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में हम आईएनजी जोड़ते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स को लिखते हैं। ठीक प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की तरह ही है। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग है, ध्यान से देखेंगे, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। सेम प्रक्रिया वही है, बस हेल्पिंग वर्ब का अंतर है। नेगेटिव स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट के बाद वाज नॉट या वेयर नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और अदर वर्ड्स को लिखेंगे। नोट्स ध्यान देंगे, लिखना शुरू कर दीजिए और समझिए। ध्यान से यदि समझिएगा तो टेंस बहुत आसान होता है, ट्रांसलेट करने में बहुत परेशानी नहीं होती है। बस समझना, अपने दिमाग में शब्दकोश रखना, मीनिंग याद रखना, ये सबसे ज़रूरी है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, ध्यान देंगे इधर, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम एंड आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं, तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट वी, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग करते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में स्पेशल आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होता है, लेकिन पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं।
और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग करते हैं। वी, यू, दे, चाहे एक से अधिक व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसके साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट केवल एक के लिए और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे इधर, वाज नॉट को हम वजंट तथा वेयर नॉट को ओवंट भी लिखते हैं। ऐसे तो आम भाषा में वेरंट भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण है वंट। वाज नॉट को वजंट तथा वेयर नॉट को ओवंट भी लिखते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था। ही, वह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। ही वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग। वह नहीं पढ़ रहा था, वह नहीं पढ़ रहा था। ही वाज नॉट, ध्यान देंगे, ही वाज नॉट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ अफर्मेटिव है तो वाज के साथ नॉट का प्रयोग नहीं है। यहाँ निगेटिव सेंटेंस है तो इसके साथ नॉट का प्रयोग है। ही वाज नॉट रीडिंग। तीसरा एग्जाम्पल, सीता किताब पढ़ रही थी, सीता किताब पढ़ रही थी। तो सीता वाज रीडिंग ए बुक, सीता वाज रीडिंग ए बुक। यही यदि निगेटिव सेंटेंस होता, सीता किताब नहीं पढ़ रही थी, तो सीता वाज नॉट रीडिंग ए बुक। सीता पत्र नहीं लिख रही थी, सीता पत्र नहीं लिख रही थी। तो क्या लिखेंगे? सीता वाज नॉट, राइट मीन्स लिखना होता है, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे। सीता वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। ध्यान देंगे, सीता सब्जेक्ट, वाज नॉट हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग मेन वर्ब में आईएनजी और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। एक बार ध्यान से देखिए, इसके बाद नोट कीजिए। सीता पत्र नहीं लिख रही थी, सीता वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। अभी हम लोग समझ रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे। अब ध्यान देंगे, वे लोग काम कर रहे थे, वे लोग काम कर रहे थे। दे के साथ क्या लगाएंगे? दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब वेयर,
दे वेयर डूइंग द वर्क, या दे वेयर वर्किंग भी कर देते हैं। दे वेयर डूइंग द वर्क या दे वेयर वर्किंग, वे लोग काम कर रहे थे। अगला, मैं सड़क पर टहल रहा था। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। आई वाज वॉकिंग ऑन द रोड। हमेशा ध्यान देंगे, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, इसमें आईएनजी जोड़ा गया है, इसके बाद हमारा स्थान सूचक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, इसके साथ यदि नॉट लगाना है तो आई वॉज नॉट वॉकिंग ऑन द रोड, मैं सड़क पर नहीं टहल रहा था, तो आई वॉज नॉट, वाज के साथ नॉट लगाएंगे, वॉकिंग ऑन द रोड। आप या तुम या आप लोग या तुम लोग बाजार जा रहे थे। बाजार जा रहे थे। आप आए या तुम आए या आप लोग रहेगा या तुम लोग रहेगा, सबकी अंग्रेजी क्या होती है? यू। सबकी अंग्रेजी यू। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? वेयर का। यू वेयर गोइंग टू मार्केट। यू वेयर गोइंग टू मार्केट। आप लोग बाजार नहीं जा रहे थे, तो इसके साथ हम नॉट का प्रयोग यहीं पर कर देंगे। यू वेयर नॉट गोइंग टू मार्केट। अब हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहला, नोट करते चलिए। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में हो, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर को लिखते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था कि यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या क्या वाक्य के शुरू में हो, हिंदी वाक्य के शुरू में हो, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हम सबसे पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब क्या शब्द शुरू में होगा हिंदी वाक्य में, तब। स्ट्रक्चर दूसरा,
इसको ध्यान देंगे। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ इत्यादि वाक्य के बीच में हो, वाक्य के अंदर हो, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसको, ये शब्द यदि हिंदी वाक्य के अंदर हो, वाक्य के बीच में हो, तो ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम हम क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे। इसके बाद सेम फर्स्ट स्ट्रक्चर वाला ही प्रक्रिया आएगा। क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ को लिखने के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर को लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद यदि नहीं शब्द रहता है प्रश्नसूचक वाक्य में तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और इसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा स्ट्रक्चर के अनुसार बैठाते जाएंगे। अब ध्यान देंगे क्या वह एक गीत गा रही थी? क्या वह एक गीत गा रही थी? ध्यान देंगे क्या वाक्य के शुरू में है। क्या कहाँ है? वाक्य के शुरू में। तो क्या लिखेंगे? वाज या वेयर में से किसी एक को लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो वाज लिखेंगे, यदि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा तो वेयर लिखेंगे। ध्यान दीजिए, वह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, क्या वाक्य के शुरू में है तो वाज या वेयर में से किसी एक को लिखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। वाज ही, वाज सी। इसके बाद क्या लिखेंगे? इसमें नॉट लिखा है स्ट्रक्चर में, लेकिन इसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं है तो क्या लिखेंगे? वर्ब में आईएनजी। वाज सी सिंग, सिंग मीन्स गाना, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। वाज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। ध्यान देंगे, वाज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। दूसरा, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था? क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था? इसमें नहीं शब्द आ गया तो क्या करेंगे? वाज आई के साथ भी वाज का प्रयोग करते हैं तो वाज, क्या शब्द शुरू में है तो वाज को पहले लिखेंगे। वाज आई। अब ध्यान देंगे स्ट्रक्चर को, वाज सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, इसमें नहीं शब्द दिया है तो वाज आई नॉट हेल्पिंग, वाज आई नॉट हेल्पिंग यू। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था? वाज आई नॉट हेल्पिंग यू। अब आगे देखेंगे, ध्यान से देख लीजिए एक बार और उसको नोट करिए। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग क्या सोच रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस है। हम लोग क्या सोच रहे थे? क्या वाक्य के अंदर है? इस सेंटेंस में ध्यान देंगे, क्या कहाँ है? वाक्य के अंदर। तो क्या करेंगे? सर्वप्रथम क्या की अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है?
व्हाट। दूसरे स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। अब जैसे ही प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएगा तो दूसरा स्ट्रक्चर लागू होगा। क्या? तो व्हाट। इसके बाद कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब को लिखिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? वाज लिखेंगे कि वेयर? तो अब ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल। तो प्लूरल होगा तो वेयर लिखेंगे, व्हाट वेयर। इसके बाद सब्जेक्ट वी, इसमें नॉट है, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग है नहीं है, तो क्या लिखेंगे? वर्ब में आईएनजी। तो थिंक में सोचना होता है, आईएनजी जोड़ देंगे। व्हाट वेयर वी थिंकिंग, व्हाट वेयर वी थिंकिंग, हम लोग क्या सोच रहे थे। अब अगला एग्जाम्पल, आप लोग कहाँ घूम रहे थे? कहाँ वाक्य के अंदर है, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे तो क्या होती है? वेयर। वेयर आप लोग आया है तो क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब? यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब हमेशा लगेगा, वेयर 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 यू। वॉकिंग या वॉन्डरिंग, किसी एक को लिखेंगे, इसको या इसको। ठीक। अब निगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं, ध्यान से देख लीजिए। राम और श्याम क्यों परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे? राम और श्याम क्यों परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे? यहाँ प्रश्न भी है और नकारात्मक भी है। प्रश्नात्मक नकारात्मक दोनों है। जब वाक्य में प्रश्नात्मक और नकारात्मक दोनों आ जाए तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, क्यों आया है तो व्हाई, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाई। व्हाई के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर। तो राम और श्याम दो नाम है, ध्यान दीजिएगा। यदि एक नाम रहता है तो सिंगुलर होगा। जैसे ही दो नाम आ गया, तीन नाम आ गया, एक के बाद यदि दो बढ़ा तीन बढ़ा तो वो प्लूरल होता है। सिंगुलर नंबर एक नाम जैसे राम, केवल राम रहता या श्याम रहता तो सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ दो नाम है तो एक से अधिक हो गया तो यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। व्हाई वेयर राम एंड श्याम, व्हाई वेयर राम एंड श्याम। अब इसमें नहीं शब्द का प्रयोग है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। व्हाई वेयर राम एंड श्याम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, राम और श्याम क्यों परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे? तो व्हाई वेयर राम एंड श्याम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अब हम लोग देखेंगे
राम का भाई किताब कैसे पढ़ रहा था। राम का भाई किताब कैसे पढ़ रहा था। राम को नहीं कहा गया है, राम के भाई को। ये भ्रम में मत रहिएगा कि दो है, राम और भाई दो नहीं है, राम का भाई। राम के भाई को कहा जा रहा है तो राम का भाई सिंगुलर होगा। तो क्या लिखेंगे, कैसे। प्रश्नसूचक शब्द है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, हाउ। अब राम का भाई एक है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। हाउ वाज राम्स ब्रदर। अब इसको ध्यान दीजिए पहले कि राम्स ब्रदर, का के की, इस कॉमा को कहते हैं एपोस्ट्राफी, और उसके बाद कॉमा एपोस्ट्राफी को लिख करके एस लिखते हैं। तो एपोस्ट्राफी एस का मतलब होता है का की के। ये संबंध बतलाता है, संबंध कारक पॉजेसिव केस के अंतर्गत आता है। तो हाउ वाज राम्स ब्रदर रीडिंग ए बुक। हाउ वाज राम्स ब्रदर, राम का भाई, सोहन का भाई, मोहन का भाई, मोहन की किताब, राम की किताब जब ऐसे आ जाएं तो जीवित प्राणियों के लिए, प्राणी बोधक के लिए जो है हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं का की के अर्थ में। जब का की के रहेगा, संबंध बतलाएगा, संबंध कारक का यदि संबंध सूचित करे, पॉजेसिव केस को सूचित करे, तो वहाँ का की के लिए जीवित प्राणियों के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। अगला, वह मुझे कब गाली दे रहा था। वह मुझे कब गाली दे रहा था, तो कब वाक्य के अंदर है तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। वह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वाज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट ही एब्यूजिंग, सभी नियम को देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। स्ट्रक्चर, पहचान बहुत ज़रूरी है, जब तक आप पहचान नहीं पाएंगे ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर के बाद नोट्स को पढ़ेंगे, इसके बाद एग्जाम्पल को समझेंगे और ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे। हाँ, लेकिन मीनिंग याद रखना ज़रूरी है। जब तक आपका शब्दकोश मजबूत नहीं होगा, जब तक आपका मीनिंग कंठस्थ नहीं होगा, तब तक आप नियम जानते हुए भी ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना मीनिंग पावर बढ़ाइए और रूल रेगुलेशन से पढ़िए, ध्यान से समझिए, समझाते समय समझिए और लिखवाते समय लिखिए। ये नहीं कि शिक्षक समझा रहा है और छात्र लिखने में बिजी है तो समझ में नहीं आएगा। आप एक बार समझ लीजिए, इसके बाद दोबारा उसको लिखना शुरू कीजिए और मीनिंग पावर हमेशा तैयार रखिए, तब जाकर हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना संभव है। और हाँ, जितने लोग अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अगले वीडियो में। थैंक यू।